अभिषेक बैनर्जी के बगावती रवैये के बाद ममता बनर्जी ने आनन फानन में पार्टी के सभी पदों को निरस्त कर दिया। वन मैन वन पोस्ट को लेकर जारी कलह के बीच ममता बनर्जी ने अभिषेक बैनर्जी को महासचिव के पद से हटा दिया और साथ ही उन्होंने 20 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा कर दी। बड़ी बात यह है कि इस कार्य समिति में नेता डेरेक ओब्रायन और सौगात राय को शामिल नहीं किया गया है। कार्य समिति में अभिषेक बैनर्जी, यशवंत सिन्हा, अमित मित्रा, पार्थ चटर्जी, सुब्रत बख्शी, सुदीप बंदोपाध्याय, अनुब्रत मंडल, अरूप विश्वास और फिरहाद हकीम जैसे बड़े नेताओं को रखा गया है। जल्दबाजी में बुलाई गई बैठक के बाद पार्थ चटर्जी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि शीर्ष स्तर समेत विभिन्न पदों पर नए पदाधिकारियों की घोषणा बाद में की जाएगी। उन्होंने नई कार्य समिति के सदस्यों के नामों की भी घोषणा की। नई कार्य समिति के गठन के बाद ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी राष्ट्रीय महासचिव के पद पर नहीं है। हालांकि नई कार्य समिति में उनका नाम है। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी जल्द ही अभिषेक बैनर्जी के पर कतरेंगी, क्योंकि वे उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठा रहे थे और प्रशांत किशोर के साथ मिलकर पार्टी को अस्थिर करने में जुटे थे। टीएमसी में जारी वर्चस्व की लड़ाई फिलहाल थमने वाली नहीं है। ममता बनर्जी ने अपने फैसले से फिलहाल किसी अनहोनी को टाल दिया है। असल में पिछले साल जून में एक व्यक्ति एक पद पहल को शुरू किया गया था। तब प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक ने भी इसे अपनी स्वीकृति दी थी और कई युवा कार्यकर्ताओं ने इसका समर्थन किया था। सीएम ममता बनर्जी ने भी इसकी पैरवी की थी, लेकिन अब पार्टी के अंदर ही वन मैन वन पोस्ट के दावों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इसकी वजह से टीएमसी के अंदर ही एक अंदरूनी जंग शुरू हो गई है। अभिषेक बैनर्जी के इस आइडिया को युवा नेताओं का तो पूरा समर्थन मिल रहा है। उन सभी की तरफ से ट्वीट कर भी सहमति जताई जा रही है, लेकिन कई पुराने नेता इससे नाराज हो गए हैं। पिछले कुछ समय से ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के बीच मतभेद बढ़ने को लेकर अटकलों का दौर जारी है। प्रशांत किशोर ने ममता को टेक्स्ट मैसेज में लिखा कि वे बंगाल, मेघालय और ओडिशा में टीएमसी के लिए काम नहीं करना चाहते, जिसका जवाब सीएम ममता ने धन्यवाद कहते हुए दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गोवा में विधानसभा चुनाव हुए नहीं, नतीजे आए नहीं, लेकिन ममता बनर्जी और सोनिया गांधी को पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त शुरू कर दी। असल में चुनावों के ठीक पहले एक स्टिंग ऑपरेशन ने गोवा में हंगामा खड़ा कर दिया। इस स्टिंग में कथित रूप से कांग्रेस और टीएमसी नेता विधायकों की खरीद फरोख्त में लिप्त नजर आ रहे हैं। साथ ही कथित रूप से चुनाव के बाद जरूरत पड़ने पर मतगणना बाद अपनी पार्टियों को बदलने की योजना पर चर्चा कर रहे हैं। गोवा में चुनाव आयोग ने स्टिंग ऑपरेशन की जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद सूबे में राजनीतिक भूचाल आ गया है। गोवा में आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। उसने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस और टीएमसी विधायक पैसे लेते रंगे हाथ पकड़े गए। वहीं इसका पलटवार करते हुए टीएमसी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का एक घिनौना प्रयास है। साथ ही कहा कि आप नकली प्रचार फैलाने के लिए इतना नीचे गिर गए हैं। इससे साफ है कि भाजपा के साथ आपका भी नुकसान तय है। ये आपकी घबराहट को उजागर कर रहा है। इस बीच कांग्रेस ने स्टिंग ऑपरेशन को झूठा करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही आम आदमी पार्टी और भाजपा पर आरोप लगाया है और कहा कि यह मनगढ़ंत वीडियो है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुणाल से मुलाकात की और अपनी शिकायत दर्ज कराई। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुणाल ने कहा कि आयोग सभी को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मामले के जांच के आदेश दे दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब कांग्रेस में चुनाव के पहले सारे नेता एक दूसरे से अपना हिसाब चुकता करने में लगे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर चन्नी तक और सुनील जाखड़ से लेकर रवनीत बिट्टू तक कोई किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। ताजा मामला मनीष तिवारी का है, जिन्होंने मौका मिलते ही सुनील जाखड़ से अपना हिसाब चुका लिया। अब तक गांधी परिवार के साथ नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला करने वाले मनीष तिवारी ने पहली बार खुलकर सुनील जाखड़ पर निशाना साधा और कहा कि 2 बार चुनाव हारने और 1 बार धक्का लगाकर सांसद बनने वाले जाखड़ हिंदू सिख का राग न आलापें, इससे पार्टी की छवि खराब होती है। तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है, हमेशा ही धर्म से ऊपर उठकर राजनीति की है। सुनील जाखड़ को ऐसे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए जिससे पार्टी की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़े। चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को परेशानी का सामना करना पड़े। पार्टी हाईकमान को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सन 2017 में विधानसभा और 2019 में लोकसभा का चुनाव सुनील कुमार जाखड़ हार गए थे।
सन 2018 में उपचुनाव में गुरदासपुर से धक्का लगाकर सांसद बनाया गया था। फिर भी 5 साल उन्हें पार्टी का प्रधान बनाकर रखा गया और चुनाव कमेटी का चेयरमैन बनाया। वह आज हिंदू सिख का मुद्दा उठाकर नफरत की राजनीति कर रहे हैं। पिछले दिनों जाखड़ ने बयान दिया था कि 42 विधायकों का साथ होने के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। नाम न लेते हुए इसके लिए उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री अंबिका सोनी को निशाने पर साधा था। इसके जवाब में मनीष तिवारी ने जाखड़ को कटघरे में खड़ा किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब सीएम पद से इस्तीफा दिया था तो अधिकांश विधायक सुनील जाखड़ को सीएम बनाने के पक्ष में थे। हाईकमान भी इसके लिए राजी था, लेकिन ऐन वक्त पर अंबिका सोनी के एक बयान ने सुनील जाखड़ के सीएम बनने की राह में रोड़ा अटका दिया। अंबिका सोनी ने कहा कि पंजाब में कोई सिख ही सीएम होना चाहिए। इसके बाद हाईकमान ने चन्नी के नाम का ऐलान किया। जब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को दोबारा सीएम फेस चुनने की बारी आई तो उसमें सुनील जाखड़ ने अहम भूमिका निभाई। राहुल गांधी ने सीएम फेस के ऐलान से पहले सुनील जाखड़ से लंबी चर्चा की। सुनील जाखड़ का मानना था कि चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम के रूप में काम करने का बहुत कम समय मिला है, इसीलिए उन्हें काम करने का और मौका मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब का मौसम चुनावी है और इस चुनावी मौसम में कांग्रेस की मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही हैं। चरणजीत सिंह चन्नी को भले ही राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर एक संदेश देने की कोशिश की हो, लेकिन सच यह भी है कि इससे अंदर खाने सिद्धू और उनके समर्थक नाराज हैं। वहीं ताजा मामले में पटियाला से कांग्रेस सांसद परनीत कौर कांग्रेस के लिए प्रचार न कर बीजेपी गठबंधन के लिए प्रचार कर रही हैं। परनीत कौर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं और पटियाला लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर 2019 में सांसद भी चुनी गई थी। परनीत कौर ने कहा है कि परिवार उनके लिए पहले है, फिर पार्टी है। कांग्रेस सांसद परनीत कौर शनिवार को भाजपा की एक बैठक में शामिल हो गईं और पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने पति अमरिंदर सिंह के लिए वोट मांगा। गौरतलब है कि पिछले साल कांग्रेस आलाकमान और पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हुए विवाद के बाद अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस PLC बनाई थी। इन चुनाव में अमरिंदर सिंह भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। परनीत कौर ने लोगों से अपील की कि लोग केंद्रीय मंत्री अमित शाह की पटियाला रैली में भारी से भारी संख्या में आएं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज पटियाला में बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में रैली थी। इस रैली में पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद रहे। वहीं पटियाला से सांसद कौर ने भाजपा की बैठक में भाग लिया, जो भाजपा के सहयोगी अमरिंदर सिंह के लिए आयोजित की गई थी। अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली PLC भाजपा और सियत संयुक्त गठबंधन में राज्य चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अपनी पारंपरिक सीट पटियाला शहरी से पंजाब लोक कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। कौर ने अपने पद के लिए वोट मांगते हुए कहा कि मैं आपके परिवार के सदस्य के रूप में अमरिंदर सिंह के लिए अपील करने आई हूं। कांग्रेस के लिए प्रचार से दूर रहने वाली परनीत कौर के इस कदम से उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। कुछ दिन पहले पटियाला शहर से कांग्रेस प्रत्याशी विष्णु शर्मा ने परनीत कौर से या तो पार्टी के लिए प्रचार करने या फिर इस्तीफा देने को कहा था। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि वह चुनाव के दौरान चुप क्यों है, तो कौर ने कहा कि मैं अपने परिवार के साथ हूं, परिवार सबसे ऊपर है। मतलब साफ है कि कौर गांधी वाड्रा की कांग्रेस से सांसद जरूर हैं, लेकिन मौका पड़ने पर वो अपने पति का ही साथ देंगी। कांग्रेस ने पिछले साल नवंबर में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा था। जब कौर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है और इसके बारे में सिर्फ अखबारों और सोशल मीडिया पर पढ़ा है। उन्होंने कहा था कि नोटिस पार्टी महासचिव की ओर से आना चाहिए था। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दो बड़बोले नेताओं की हालत खराब है। एक तरफ भाजपा ने जहां स्वामी प्रसाद मौर्य की जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर के लिए भी बिसात बिछा दी गई है। हार के डर से राजभर बनारस की शिवपुर सीट से भागकर गाजीपुर की जहूराबाद सीट पर आ गए, लेकिन यहां भी उनका खेल बुरी तरह बिगड़ चुका है। समाजवादी पार्टी से बगावत कर पहले निर्दलीय लड़ने की घोषणा करने वाली पूर्व मंत्री सादाब फातिमा अब बहुजन समाज पार्टी से लड़ेंगी। मायावती ने जहूराबाद सीट पर उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। उधर भाजपा ने कालीचरण राजभर को उतारकर पहले ही राजभर समाज को संदेश देते हुए ओम प्रकाश राजभर की हालत खराब कर रखी है। अब सादाब फातिमा के बहुजन समाज पार्टी से लड़ने की वजह से मुस्लिम वोटों का भी जमकर ध्रुवीकरण होगा और यही बात ओम प्रकाश राजभर को खाई जा रही है। हालात यह है कि हार के डर से बौखलाए सुभाषपा अध्यक्ष राजभर अब उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। कभी वो खुद को गब्बर बताते हैं तो कभी किसी को ओट कटवा बोलते हैं, लेकिन हार का डर उनके बयानों में साफ देखा जा सकता है। उधर सादाब को बहुजन समाज पार्टी ने गाजीपुर की जहूराबाद सीट से टिकट देकर जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी भी बना दिया।
सादाब फातिमा के बारे में जानकारी देते हुए बसपा के गाजीपुर जिले के अध्यक्ष अजय कुमार भारती ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती से सादाब फातिमा ने मुलाकात की। पूर्व मंत्री सादाब फातिमा ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मायावती ने उन्हें जहूराबाद विधानसभा से प्रभारी और उम्मीदवार बनाया है। अखिलेश सरकार में मंत्री रही सादाब फातिमा ने साल 2012 के विधानसभा चुनाव में जहूराबाद सीट पर ही ओम प्रकाश राजभर को हराया था। शिवपाल सिंह यादव की करीबी माने जाने वाली सादाब फातिमा ने अखिलेश और शिवपाल के बीच हुए विवाद में शिवपाल का साथ दिया था और उनकी पार्टी में शामिल हो गई थी। मगर इस बार अखिलेश ने शिवपाल के अलावा उनके किसी अन्य सहयोगी को टिकट नहीं दिया है। इसी वजह से सादाब फातिमा के निर्दलीय चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी, मगर अब बसपा ने उन्हें जहूराबाद सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस सीट पर 7वें और अंतिम चरण में 7 मार्च को मतदान होना है। सादाब की सियासत में एंट्री साल 2007 में सपा के टिकट पर गाजीपुर सीट से चुनाव लड़कर हुई थी। इसके बाद उन्होंने जहूराबाद सीट का रुख किया। जब अखिलेश यादव की सरकार बनी तो उन्हें महिला कल्याण मंत्री भी बनाया गया था। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान में पश्चिमी यूपी में जमकर वोट बरसे। 58 सीटों के लिए हुए मतदान में चुनाव आयोग के अनुसार लगभग 62% मतदान हुआ, जो पिछली बार के 2017 के चुनावों से बहुत मामूली कम है। लेकिन वोटिंग के अंतिम आंकड़े जो सामने आए हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि तमाम दावों के बाद भी अखिलेश और जयंत की लुटिया डूब चुकी है। मतदान के बाद जमीनी खबरें जो छनकर आ रही हैं उनमें कुछ चीजें गौर करने लायक हैं। जाट वोटरों की भाजपा से नाराजगी जरूर थी, लेकिन उनकी उससे ज्यादा नाराजगी गठबंधन के सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को तरहीज देने से थी। साथ ही अधिकतर मुस्लिम उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की होने की वजह से जाट मतदाताओं में भारी नाराजगी थी, चाहे वो कैराना से नाहिद हसन हो या सिवाल खास से गुलाम मोहम्मद। चुनाव के दिन तक इन सभी के खिलाफ जाटों की लामबंदी दिखी और अंत में वो भाजपा के पाले में चले गए। इसीलिए भाजपा सिवाल खास और कैराना जैसी बेहद कठिन सीटों पर भी लड़ाई में आ गई और इन्हें जीत भी सकती है। वोटिंग पैटर्न से एक और खास बात निकल कर आई कि राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी की लाख कोशिशों के बाद उनका कैडर वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ है। इसीलिए समाजवादी पार्टी की हालत पहले चरण में बहुत खराब है और उसे सिर्फ 4 से 5 सीटें मिलती हुई भी नहीं दिख रही हैं। लेकिन उसकी गठबंधन सहयोगी आरएलडी अपेक्षाकृत बेहतर कर रही है और उसे 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। जाट बेल्ट के प्रमुख जिले मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली में भी भाजपा को कोई खास नुकसान होता नहीं दिख रहा है और वो अपना पुराना प्रदर्शन ही दोहराती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के लिए ये सबसे बड़ा झटका होगा कि जाट मुस्लिम समीकरण की हवा जाट बेल्ट में ही निकल गई। बागपत की तीनों सीटों पर भाजपा लड़ाई में आगे है, तो वहीं मुजफ्फरनगर की 6 में से 3 सीटों पर भाजपा आगे रह सकती है, तो 3 गठबंधन के खाते में जा सकती है। जबकि शामली की 3 सीटों में से भाजपा 1 सीट पर आगे है और 2 पर गठबंधन की पकड़ मजबूत है। इस तरह यहां भी भाजपा को सिर्फ 1 सीट का नुकसान है। इसके अलावा 58 सीटों में से कम 25 सीटें ऐसी हैं जहां मजबूत विपक्षी उम्मीदवार होने की वजह से मुस्लिम वोटों का जमकर बंटवारा हुआ है, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिलता दिख रहा है। प्रथम चरण में 11 जिलों में चुनाव था, जिनमें से 6 जिलों में तो गठबंधन सीधे तौर पर साफ हो सकता है, क्योंकि उसके कोई समीकरण ना जमीन पर दिखे और ना ही उसके कोई समीकरण बन पाए। इन 6 जिलों आगरा, मथुरा, अलीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद और बुलंदशहर में भाजपा को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है और मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर और हापुड़ में हुए नुकसान को भाजपा इन 6 जिलों से ही पूरा कर सकती है। बहरहाल पहले चरण के चुनाव में उम्मीदों से इतर गठबंधन की हालत खुद उसके पक्ष में हवा बनाने वालों ने ही खराब कर दी और उसे वोट नहीं दिया, जबकि कोई खास नुकसान होता ना देख भाजपा के हौसले अब बम बम है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में अगर किसी नेता की जमकर किरकिरी हो रही है तो वो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर। एक तो लगातार अपने उल्टे सीधे बयानों से वो अपनी भद्द पिटवा रहे हैं, तो वहीं अब उनकी खुद की सीट पर भी हार का भयानक खतरा मंडरा रहा है। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर ने अब एक और ऐसा बयान दे दिया है जिस पर उनकी खूब किरकिरी तो हुई ही, साथ ही जहूराबाद सीट पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही कद्दावर नेता और बसपा उम्मीदवार सादाब फातिमा ने उनकी जमकर धुलाई कर दी। दरअसल राजभर ने एक बयान देते हुए खुद को राजनीति का गब्बर बताया था। उनके इसी बयान पर सादाब फातिमा ने उन्हें आतताई गब्बर तक कह दिया। सादाब फातिमा ने कहा कि वह लोगों से अपील करेंगी कि वह शोले नहीं देखे हैं तो देखें और इन गब्बरों को पहचानें। ओपी राजभर की आतताई गब्बर से तुलना करते हुए फातिमा ने कहा कि लोकतंत्र के लिए इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। राजभर अगर गब्बर हैं तो इस गब्बर से समाज और महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि जहूराबाद ही नहीं, प्रदेश की महिलाएं भी इस गब्बर से सुरक्षित नहीं रहेंगी।
क्योंकि शोले में गब्बर कैसा था यह सभी को जानना चाहिए। अगर राजभर वैसा बनना चाहते हैं तो जनता को अभी से समझ जाना चाहिए। वहीं शिवपाल यादव की करीबी मानी जाने वाली पूर्व सपा नेता सादाब फातिमा ने राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने 2012 में भी राजभर को हराया था, अब की बार मायावती ने मुझे टिकट दिया है और मैं फिर से राजभर को हराऊंगी। राजभर को शायद ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए सादाब फातिमा के जवाब पे उन्होंने चुप्पी साध ली है। गौरतलब है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में राजभर लगातार उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन सादाब फातिमा के घेरे में वो जब आए हैं उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। अखिलेश सरकार में मंत्री रही सादाब फातिमा ने साल 2012 के विधानसभा चुनाव में जहुराबाद सीट पर ही ओम प्रकाश राजभर को हराया था। सादाब फातिमा ने अखिलेश और शिवपाल के बीच हुए विवाद में शिवपाल का साथ दिया था और उनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई थी। लेकिन इस बार अखिलेश ने शिवपाल के अलावा उनके किसी अन्य सहयोगी को टिकट नहीं दिया तो सादाब फातिमा ने अपनी अलग राह पकड़ ली और निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह दी। मगर अब बसपा ने उन्हें जहुराबाद सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस सीट पर 7वें और अंतिम चरण में 7 मार्च को मतदान होना है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी नेता आदित्य सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित पोस्टर वायरल करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामला इतना बढ़ा कि आदित्य सिंह ने खुद सामने आकर कांग्रेस और संबंधित मीडिया संस्थान को आड़े हाथों लिया, साथ ही कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही। विधायक आदित्य सिंह सदर सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। एक फिल्मी पोस्टर को एडिट करके उसमें आदित्य सिंह की तस्वीर लगाकर अभद्र टिप्पणी की गई। मीडिया संस्थान ने इसे सोशल मीडिया पर साझा भी किया। पोस्टर वायरल होते ही आदित्य के पक्ष में लोग लामबंद हो गए और इस कृत्य की निंदा करने लगे। इस हरकत से नाराज आदित्य सिंह ने कहा कि इस तरह की ओछी राजनीति कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। मैं मीडिया संस्थान पर कार्रवाई करूंगी। सोशल मीडिया से पोस्ट डिलीट करने से क्या होता है? जिन्होंने ये कृत्य किया है वे जनता ने माफी मांगे। कांग्रेस पर हमलावर अदिति बोली, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में कांग्रेस अपना नुकसान कर रही है। किसी भी महिला के लिए गंदी विचारधारा का प्रकाशन करना कहाँ की नैतिकता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जनता के बीच साफ सुथरे तरीके से अपने विचार रखने चाहिए। कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। विरोधी जान रहे हैं कि यूपी में सारी सीटें हार रहे हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी पर निशाना साधते हुए वह बोली कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाले इस तरह लड़कियों को बदनाम करके लड़ेंगे, शर्मिंदा करके लड़ेंगे। अगर करनी है तो विचारों की राजनीति करिए। मीडिया हाउस और कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं लीगल एक्शन लूंगी, चुनाव आयोग से शिकायत भी करूंगी। ऐसी हरकत हमारे समाज और संस्कृति के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।